आज 8 जनवरी है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध जो पंचशील का ध्वज है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज की मान्यता ऐसी है कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध जो पताका है उस दिवस को मनाया जाता है। और मैं आज दिल्ली विश्वविद्यालय में पहुंचा हूं। यहाँ पर SC/ST जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने नव वर्ष का एक कार्यक्रम रखा है, गेट टुगेदर पार्टी रखी है, उसी को लेकर मैं पहुंचा और जानते हैं किस तरह की समस्याएं हैं, क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर नव वर्ष में या आगे आने वाले समय में अपनी जो चर्चा है उसको जारी रखेंगे। इतने भी कम नहीं है, इतनी भी चिंता की जरूरत नहीं है, इतने भी कमजोर नहीं है, इतने भी नाजुक नहीं है कि कोई भी हिलाना शुरू कर दे। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और खास करके मैं जो महिलाओं के चेहरे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जिस समाज में महिला आगे बढ़ने लगती है उसको रोकने वाला फिर कोई नहीं। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे साइंस के लोग हैं, बहुत सारे माइथोलॉजी में भी बिलीव करते हैं। अगर मैं दोनों एंगल से कहूँ तो बहुत सारी चीजें हम पेट में भी सिखा देते हैं। जिस संघर्ष को लेके जी रहे हैं, जिस संघर्ष को लेके कर रहे हैं, जो बच्चे आगे आएंगे, फ्यूचर हमारा ब्राइटर हो सके। जी हम निकाल रहे हैं सामने तभी ये कहा थैंक यू सर, लेकिन आप हमारा एसोसिएट प्रोफेसर का और प्रोफेसर का क्यों नहीं कर रहे? अरे आप वो बात की बात है, वो बात में करेंगे। हमने अपनी लड़ाई छोड़ी नहीं। फिर स्टैंडिंग कमेटी में वहाँ एक मीना थे फाइनेंशियल एडवाइजर, उसमें AC की तरफ से हमारे डॉक्टर लीला है, ये जागृत कॉलेज में है, AC में एकेडमिक काउंसिल में ये मेंबर है। और दूसरे मेंबर हमारे डॉक्टर राजेश कुमार हैं, ये बॉटनी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। दूसरे हमारे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है वो लॉ फैकल्टी से डॉक्टर विकास कुमार है, वो भी आने वाले हैं, क्योंकि वो अभी एग्जाम ड्यूटी चल रही थी, उसको पूरा करके आ रहे हैं। तो हमारी आपसे ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ये आप अपनी टीम को पूरी तरह से वोट, इलेक्ट एंड सपोर्ट सब चीज दीजिए। थैंक यू। और अभी समय की वजह से इशू जरूर है कि 2 बजे और आप भी सही काम कर रहे थे। डॉक्टर ये ऑर्थोपेडिक्स से देखो सर, अभी ये मेरा नाम डॉक्टर TRK, मैं सेक्रेटरी UGC में था, रिटायर हुआ, फिर कुछ वाइस चांसलर वगैरह बना, तो काफ़ी मेरा एसोसिएशन एजुकेशन से रहा है। तो उसी नाते दिल्ली के जो जितने लोग हैं, खासकर इस समाज के SC/ST के, उनसे मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ताल्लुकात रहा है। तो यदा कदा वो मुझे बुलाते भी रहे हैं। तो आज ओकेजन जो था वो ये है कि नए साल पे सब लोग इकट्ठे हों और बातचीत की जाए, नए साल की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी जाए और अपना रास्ता जो आगे का वो भी तय किया जाए। तो इतने लोग यहाँ पे समाज के, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी मैं थैंक करना चाहता हूँ कि इतने लोग यहाँ पे अब हैं, 200-250 स्टूडेंट्स, टीचर्स हैं, वेरियस लेवल पे हैं, जो कि प्रोफेसर भी काफ़ी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, और वो अपने परिवार को तो संभाल ही रहे, समाज में भी उनका बड़ा योगदान है और वो अपने तरीके से समाज का योगदान करते हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रूल। सर, किस तरह की समस्याएं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर SC/ST और माइनॉरिटी OBC समाज के जो हमारे प्रोफेसर हैं उनको आती हैं, जिनके समाधान हेतु समय समय पर इस तरह के आयोजन किए जाते हैं? देखिए, एक होती है नीति, एक होता है नियत। नीति तो ये है कि भाई आपको 17 + 7.5% SC और ST के लिए देना है। और मैं अभी बात कर रहा था कि गवर्नमेंट जब UGC को पैसा देती है तो उसमें लिखती है कि भाई ये पैसा आपको सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ फॉलोइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी और रिजर्वेशन। तो वहीं से डायरेक्शन आते हैं, वहाँ से डायरेक्शन आते हैं तो यूनिवर्सिटी को वो करना पड़ता है और UGC में उसमें कैटलिस्ट उसका एक फॉर्म होता है। तो उस वजह से बेशक ना चाहें, नियत ना भी हो, क्योंकि नीति है वो काम करती है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी ने अच्छा काम किया है कि कम से कम 200-250 लोग जो
इतने सारे, हालांकि परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा नहीं है, पर नंबर, एब्सोल्यूट नंबर से ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जब इन्होंने पॉलिसी को अडॉप्ट किया है और रिलीजियसली किया है तो और भी लोग आएंगे। और आप जानते हैं कि एक टीचर पूरे अपने परिवार को, फिर उसके साथ पूरे जो समाज के जिस हिस्से में वो रहता है, जब उसकी सोच वो सब बदलती रहती है। तो इससे देश को बड़ा फायदा ये होगा कि एक ऐसा तबका जिसको कि हम रिफ्यूज करके छोड़ देते हैं, पहले मानते ही नहीं थे कि ये भी कोई है, आज वो 20-25% ये है और ओबीसी है और कई और है। तो पूरा भारतवर्ष तो यही है, वी आर द richest person, we have a richest person in India and we are the poorest। सर, नीति और नियति की जैसे आपने बात की, हाँ तो समय समय पे हमने देखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे प्रोफेसर रतनलाल का उदाहरण ले लेते हैं, हाँ हाँ लक्ष्मण यादव का उदाहरण ले लेते हैं, वो अपने समाज को जागृत करने की चेतना की बात वो करते हैं, उसी को लेकर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? वो देखिए कि डिस्क्रिमिनेशन खुल के तो कोई कर नहीं सकता, जी, लेकिन जब प्रोफेसर रितु के साथ तो खुल के हुआ है सर। खुल के हुआ है, मुझे भी पता चला था, दुर्भाग्य की बात है, नहीं होना चाहिए। अच्छे देखिए, किसी का अगर वो नीति से या कोई रूल से किसी का कोई हिस्सा बनता है, हमें उसको देना चाहिए, नहीं देना है तो हमें देना पड़ेगा। और जब पढ़े की बात आएगी तो तब वो रिफ्ट आती है, वो रिफ्ट यूनिवर्सिटीज को अवॉइड करनी चाहिए। और अगर उनका कोई पर्सनल एजेंडा है वो उसको चलाए, लेकिन जो जिसका हक है उसको मिले, और क्वालिफाइड है, कोई ऐसा ग्रेस नहीं है। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल ये भी कर दिया यूजीसी ने कि नेट वेट की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही आइए। अब उनका क्या प्लान है, हमने तो इसलिए रखा था, हमने मतलब हम जब थे यूजीसी में तो इसलिए इसका सपोर्ट किया था कि भाई 50 या सैकड़ों यूनिवर्सिटी हैं, सबके लोग नेट के थ्रू आएंगे तो एक पार्शियलिटी लोग नहीं कह पाएंगे कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के ले लिए, मेरठ का क्यों नहीं लिया। मेरठ का अगर पास करता है, गोरखपुर का करता है तो वो भी आएगा। तो अब वो नीति बदल दी है, तो नियत का कैसे रहेगा ये देखना बहुत जरूरी है। रतनलाल जी का मैं जानता हूँ कि अभी उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन एक कहीं किया था उन्होंने, थोरट साहब ने, उनका बड़ा योगदान रहा है। जब योगदान रहेगा तो वो आदमी को कहना पड़ेगा भाई आप ये करिए, ये आप गलत कर रहे हैं, और वो दूसरों को बुरा लगता है। ये दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए और जीत उनकी होगी। मैं समस्त देशवासियों को और आप सबको भी पंचशील धम्म ध्वज दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मंत्री जी, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, नया साल का जश्न जो हमारे जो शिक्षक संघ है वो मना रहा है, किस तरह की समस्याएं हैं जिनको लेकर एकत्र हुए हैं? मैं समझता हूं कि देश में कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां हमारे एम्प्लॉइज अलग अलग कैडर के ग्रुप बी, सी, डी ग्रुप में अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उसमें एम्प्लॉइज के साथ एक्सप्लॉइटेशन ना होता हो या उनकी हकमारी ना होती हो। और यूनिवर्सिटीज़ में तो खास तौर पर आजकल आरएसएस का पूरा बोलबाला है और सारे सिलेक्शन आरएसएस के लोगों की ओर हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कोई एग्ज़ाम तो होता नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बनने के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता, इंटरव्यू से सिलेक्शन होता है। और इंटरव्यू में पूरे देश के अंदर जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर तमाम आरएसएस के लॉबी के माध्यम से ही सिलेक्शन होते हैं। और उसमें जो निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया जा रहा है। तो ये जो आज इन्होंने कोशिश की हमारे साथियों ने, प्रोफेसर्स ने, इनको चाहिए कि अब वो पूरे देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो अपने प्रोफेसर्स हैं उनको भी जोड़ कर नेशनल लेवल पे एक वॉइस क्रिएट की जाए। इधर ये वॉइस क्रिएट कर रहे हैं और उधर हम लोग संसद विधानसभाओं में अपने टीम के माध्यम से वहाँ इनकी आवाज़ को हम बुलंद करवाएंगे। क्योंकि जो अगर आप बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो हकमारी जिसकी हो रही है उसको बोलना तो पड़ेगा। मतलब देखा जाए तो पिछले दिनों यूनिवर्सिटी में 3 बड़े मामले हुए, प्रोफेसर रितु का, डॉक्टर लक्ष्मण यादव का और प्रोफेसर रतनलाल का। तीनों ही एक और है डॉक्टर अपने सूरज मंडल है, उनका भी प्रमोशन वर्षों से रुका हुआ, उनसे जूनियर लोग प्रमोट हो गए आगे चले गए। राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब राष्ट्रीय स्तर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी आवाजें बाहर जा चुकी है।
लेकिन जो आपने चार नाम गिनाए, ये चार वो प्रोफेसर हैं जिनको पूरे दुनिया में लोग आज जानते हैं, और ऐसे लोगों के साथ भी अगर अन्याय हो रहा है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि यूनिवर्सिटीज के अंदर देश में हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के साथ कितना अन्याय है। बल्कि माइनॉरिटी के साथ तो यहाँ तक है मुस्लिम का तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। काबिल जो है लोग आ रहे हैं इंटरव्यू में, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको इग्नोर सिर्फ इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि वो मुस्लिम समाज से हैं। ये तो अनफॉर्चुनेट पार्ट फॉर द कंट्री है, ये समाज के लिए भी अनफॉर्चुनेट है, और ये तो पूरे देश के लिए दुखदाई बात है कि आप काबिलियत को दरकिनार करके एक तरफ ये मेरिट की बात करते हैं ये लोग, मनुवादी लोग, और दूसरी तरफ मेरिट को जाति और धर्म के नाम पर उसको इग्नोर करते हैं। ऐसे में बहुजनों को क्या करना चाहिए? ऐसे में बहुजनों को एक ही संदेश है मेरा कि सब लोग एकजुट हों, तमाम अलग अलग फील्ड के लोग, एक्सपर्ट्स लोग, सब लोग एकजुट हों, एकजुट होकर कम से कम सामाजिक मुद्दों पे एकजुटता लाएं, अपनी एक आवाज बने। और उधर हमारे जो सांसद हैं, विधायक, उनके साथ भी मेरी बातचीत चल रही है। अभी कुछ सांसदों से बात हुई है, अब काफी सांसदों को मिला के अगला सत्र आएगा उसमें अपना एक फोरम बना के उसकी भी मीटिंग जल्दी मैं करने वाला हूं, ताकि सब लोग एकजुट होकर समाज की आवाज बने। संसद में भी हमारी आवाज मजबूती से उठे, विधानसभाओं में भी उठे, और यूनिवर्सिटीज में भी उठे, और तमाम अलग अलग विभागों के अंदर भी लोगों में ये भरोसा होना चाहिए कि हमारे लिए भी कोई बोलने वाला है। धन्यवाद। शुक्रिया।